से कई बच्चे सीख रहे हैं, हमने भी सीखा है सर। और मुझे लगता है कि आपका भी सहयोग उसमें रहेगा। सर आपको भी और इतना कोई ज़रूरत हमें पढ़ने वाली नहीं है। बाकी हम थोड़ा सा किताबों भरोसा ज़्यादा रखते हैं, इंटरनेट पे उतना हमें आनंद नहीं आता। हालांकि कई लोग इंटरनेट से पढ़ के IAS बन रहे हैं। तक से आप यही मोबाइल यूज कर रहे हैं और ये कितना बड़ा सर यही मोबाइल है। दोस्तों देख सकते हैं कि सर ये मोबाइल पिछले कितने साल से यूज कर सकते हैं और मैं समझ सकता हूं कि कितना माइंड इनका फ्रेश रहता होगा, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल है मेरा दिमाग तो आधा डिस्टर्ब रहता है इन सब चीज़ों से। स्क्रीन गायब है, स्क्रीन भी गायब है सर के मोबाइल। नॉलेज टेस्ट करने के चक्कर में होता कि आपसे 4 सवाल पूछे, आप नहीं बता पाए तो आपको लगेगा यार मेरा कुछ तैयार ही नहीं है। हो गए ना, तो डिमोरलाइज हो गए आप। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मौक करिए आप। और लेकिन वहाँ जो सवाल पूछे यार आपको आ रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए सर जो है CSET तो हो गया, जैसे आपका मैथ बैकग्राउंड है तो आप, मुझे नहीं लगता बहुत ज़रूरी है CSET पढ़ना अभी जो वर्तमान में आता रहा है, क्योंकि इसमें मैथ की संख्या पर्याप्त होती है, रीजनिंग पर्याप्त मात्रा में आती है, इंग्लिश भी ठीक ठाक होती है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका CSET नहीं रुकने वाला। आपको जिसमें चाहे वो छोटा से छोटा एग्जाम क्यों ना हो, जिसमें GS आया हो और वो लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वो पेपर हुआ हो, तो उसको आप कोशिश करिए। मैंने यही किया। सिर्फ 2 साल का सर? मुझे लगता है वो ज़्यादा इसलिए ताकि लेटेस्ट की बात होगी ना, तो वो चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों PCS 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने बैठे हैं आज़ाद सर, जिनका UPPCS में सीनियर लेक्चरर के रूप में चयन हुआ है। आइए सर से जानते हैं सर की क्या रही स्ट्रेटजी, रणनीति, वो सारी चीज़ें जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो हमारे UPPSC डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, वो बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? सर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc किया है। तो पश्चात हमने जो है उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से हमने PG कर रखा है समाज कार्य सब्जेक्ट से। और उसके बाद हम BN KB PG कॉलेज अकबरपुर अम्बेडकर नगर से हमने B.Ed किया। अच्छा सर कब आप करंट में अभी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB कर रहा हूँ। सर कब आपने सोचा था कि आपको सिविल सर्विस तैयारी में जाना चाहिए? हाई स्कूल, 10th, बचपन से कब से आपके दिमाग में इसका आया था ख्वाब कि सिविल सर्विस जाना चाहिए? एक्चुअली सर हम लोग बहुत सामान्य परिवार से मैं आता हूँ सर। कोई परिवार में ऐसा माहौल नहीं था कि हम ऑफिसर्स क्या होते हैं। पहले तो हमारे लिए एक सपना ही होता था। लेकिन जब हम पढ़ाई करते गए और थोड़ा सामाजिक दायरा बढ़ा तो हमने देखा कि इसका महत्व प्रभाव, हालांकि बचपन में तो हमको बस समझ रहे हैं जैसे कि भौकाल ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे आकर्षण बढ़ता गया। उसी में 2-1 रिजल्ट हमारे रिलेटिव में और हमारे मित्र वगैरह आए, तो इससे और भी अट्रैक्शन बढ़ा और धीरे धीरे हमने काम करना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में काफ़ी असफलताएं हमने झेली, लेकिन अब देखिए बड़ा अंतिम रूप से परिणाम। सर एक बात और मैं कहना चाहूँगा। पहले अभी तक मेरे गांव में PCS के थ्रू कोई सिलेक्शन नहीं मिला था किसी को। हालांकि पिछले साल मेरी छोटी बहन है, वो नर्सिंग ऑफिसर हुई थी आयोग के माध्यम से। और लेकिन प्रॉपर PCS के थ्रू मेरा पहला सिलेक्शन है गांव में। इसके पहले सिलेक्शन नहीं था, तो बस हम एक उम्मीद में तैयारी करते थे कि होगा। तो आपके गांव में कोई PCS अधिकारी अभी तक नहीं था? अच्छा, तो ये मतलब बहुत गर्व की बात है कि एक आप PCS अधिकारी और एक छोटी बहन वो भी बनी थी। और उम्मीद सर करते हैं अगली बार मेरे गांव का परिणाम बदलेगा। और मैं आशा करता हूँ, आशा क्या पूर्ण विश्वास है कि अगले साल मेरे गांव में 1-2 परिणाम और आएंगे। हालांकि ये अंतिम नहीं है अभी। नहीं हाँ सर, बिल्कुल अभी लगे हुए हैं सर, आगे भी आप बिल्कुल सर SDM के पद पे भी आप जाएंगे। और जैसा कि दोस्तों हमने इंटरव्यू पे वहाँ पे लोक सेवा आयोग पे सर का इंटरव्यू किया भी था और सर की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिप्टी SP वाली थी। और अगली बार जरूर ट्राई करेंगे SDM के लिए भी सर। जी बिल्कुल सर, मेरा प्रयास पुनः वही प्रयास रहेगा सर। हालांकि मैं आशान्वित इसी साल मेरा होगा। नहीं हो पाया, कुछ कमियां जरूर रही होंगी और मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा और जल्द ही मेरी मार्कशीट आ जाएगी। मैं उसे देखूंगा तो सुधार करूंगा। जी सर। सर आप सिविल सर्विस तैयारी में जब आए तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एज ए एस्पिरेंट के रूप में जो है? सर सबसे बड़ी बात तो मैं पहले बताया कि मैं सामान्य परिवार से आता हूँ और कोई बड़ी जॉब वगैरह मेरे परिवार में नहीं रही है। तो सबसे पहले तो आर्थिक संकट झेलना पड़ा और ये सत्य है, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। इससे थोड़ा जूझना पड़ा। हालांकि हमारे माता पिताजी ने पूर्णतः सहयोग किया और अपनी इच्छाओं का त्याग करके उन्होंने पूरा सहयोग किया और उन्होंने समस्याएं झेली, लेकिन हमको कभी समस्याएं होने नहीं दी। हमने संघर्ष नहीं किया है। अगर मैं
ईमानदारी से कहूँ, संघर्ष मेरे माँ बाप ने किया है और हम तो बस उन्होंने कहा करते रहो और मैं करता रहा और आज यहाँ अब वो खुश हो रहे हैं। जी सर। तो सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट मेंस को था लेकर के और इंटरव्यू को लेकर के कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा चौथा मेंस है और इंटरव्यू मेरा पहला है सर। जो आपका ऑप्शनल कौन सा था और माध्यम कौन सा था? सर ऑप्शनल मेरा भूगोल है और माध्यम मेरे हिंदी है। और सर आपको जो अभी ये पद मिला है, इस पद को लेकर के आप क्या आपकी राय है, क्या सोचते हैं सर? सर देखिए, पद बेकार नहीं होता। अभी तक तो मैं बेरोजगार था, तो खुशी इस बात की से मुक्त हुआ हूँ मैं। और कितने हमारे ही साथी रहे हैं, उनको कोई पद नहीं मिल पाया और तो वो जो दुख झेल रहे हैं उनसे तो बेहतर ही है। हालांकि किसी के लोभ और इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं और मैं भी उसी परिवेश में आता हूँ, तो हमारी भी इच्छाएं हैं कि कुछ बड़ा करूँ। फिलहाल जो भी मिला है मैं पूरी ईमानदारी से काम करने का प्रयास करूँगा और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि मैं पद बदल दूँगा। सर हमको ये बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको, कि आपने कहीं इसके पहले कोचिंग की थी? सर कोचिंग तो मैंने कहीं किया नहीं, एक दो जगह मैं शुरू में गया था, तो हालांकि वो कंप्लीट नहीं हो पाई। मेरा पहले अटेम्प्ट में ही मेंस कॉल हो गई थी, तो मैं मेंस लिखने लगा। फिर प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, तो फिर लगा कि कोचिंग वगैरह मुझे अब ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आत्ममुक्ता भी शिकार हुआ, हालांकि बीच में एक आध दो असफलताएँ मिली और अंततः परिणाम आया। जी सर। सोशल मीडिया पे सर आपने किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई करी? अगर ऐसा कुछ है तो अपने अनुभव को शेयर करें। सोशल मीडिया तो कुछ ग्रुप्स हैं सर, मैं आपको भी फॉलो करता रहा हूँ सर। जो है आपसे काफ़ी मदद मिली। आप जो काम कर रहे हैं सर, ये काफ़ी लाभदायक है सर, हमारे लिए भी रहा है और आने वाले छात्रों के लिए और जो अभी जुड़े हैं उनके लिए भी सर। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, मेंस के लिए हमने टेस्ट सीरीज बाकायदा, मुझे लगता है शायद 60+ टेस्ट मैंने लिखा है। किसके? और मेक IAS करके एक संस्था है और मैंने उसी में लिखा है और काफ़ी मतलब अच्छा रहा। मेक IAS वो मुकुल वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी सर की संस्था है। मैंने वहीं लिखा है और मुझे काफ़ी मदद मिली। अगर मैं ये कहूँ कि सफलता में अगर किसका योगदान ज़्यादा है, तो उस संस्था का एक बहुत बड़ा रोल है। जी। सर आएंगे उस बारे में भी। अभी तो सर अभी तो हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखते हैं। सर प्रारंभिक परीक्षा में आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी हैं सर? सर शुरुआत में दरअसल मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ा करता था, तो यहाँ मैं हिंदू छात्रावास में रहा करता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो उस समय मैं एलिजिबल नहीं था एज के रूप में, तो हमारे आसपास सीनियर्स वगैरह थे, कुछ अच्छे सीनियर्स थे, हालांकि सिलेक्ट हैं अभी। तो वो पेपर दे के आया करते थे, मैं उनका पेपर देखा करता था कैसे होता। थोड़ा समय साइंस बैकग्राउंड था, तो आर्ट की चीज़ें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। कोई इतिहास पढ़ने में मज़ा, भूगोल, अपना सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, भूगोल पढ़ने में मज़ा आता था। उसके क्रम में मैंने काफ़ी चीज़ें उसी दौरान पढ़ ली, कोचिंग नहीं की थी मैंने। उस एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि इसको देखते हैं क्या है, तो 2 दिन में भूगोल पढ़ लिया, 2 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म हो गई। ये हालांकि ये शुरुआत की चीज़ें थी। बाद में मैं जब गया तो हमारे 2-1 परिचित हैं और कुछ बड़े भाई थे, आदित्य भैया, उनका सिलेक्शन हुआ PCS में SDM पद पे, 2nd रैंक आई थी। उनको जब देखा करीब का आदमी टॉप कर सकता है, तो मोटिवेशन मिला कि यानी कि हम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद से सर जो है फिर प्रयास लग गए। ये विश्वास हो गया कि होना जरूर है, आज नहीं तो कल होगा जरूर। सही बात। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, एक समय का दौर था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबद्ध जितने भी हॉस्टल हैं, यहाँ से तकरीबन प्रत्येक हॉस्टल से 4, 5, 6, 7 सिलेक्शन देखने को मिलते थे। आज वो दौर अब खत्म होता हुआ एक प्रकार से आप कह सकते हैं दिख रहा है जैसे भी। तो इसको लेकर के आपकी क्या राय है, या फिर ऐसा नहीं है, लोगों को ऐसा गलत लग रहा है, ऐसा कुछ है? क्योंकि आप हॉस्टल के छात्र हैं, इस वजह से ये प्रश्न आपसे कर रहे हैं। नहीं, ये जायज़ सवाल है। पहले के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते, हालांकि पहले के समय में अब में बहुत फ़र्क है। पहले क्या था कि इलाहाबाद फैक्ट्री कहा जाता था उस समय, तो इलाहाबाद से ही रिजल्ट आते थे। आज क्या हुआ है कि ये चीज़ तैयारी का जो दायरा है वो अन्य क्षेत्रों में विस्तृत हुआ है। तब उस समय गोरखपुर में कोई IAS PCS जानता ही नहीं था, लखनऊ में कोई पढ़ता नहीं था। आज लखनऊ में संस्थाएं हैं, गोरखपुर में संस्थाएं हैं, प्लस कोरोना के बाद से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा उभरे हैं कि लगभग लोग घर बैठे हर जानकारी मिल जा रही है। ये जो हम आप कर रहे हैं अभी, हम अपने जब शुरुआती दौर में थे तो ये चीज़ें प्रचलन में थी ही नहीं। हम जानते नहीं थे टॉपर्स क्या बोलते हैं, पढ़ना कैसे पढ़ना। हम अखबारों में पढ़ा करते थे क्या पढ़ना है।
तो अब ये चीज़ें इतनी आसान हो गई कि हमको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब चीज़ें उपलब्ध हैं ऑनलाइन। यूट्यूब पे देखूँ या इंटरनेट के कोई माध्यम से देखूँ, मैं सब चीज़ें उपलब्ध है सर जो है। तो सर आपने बहुत ही अच्छा चीज़ बताया, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन था मन में कि लोग ऐसा सोचते थे कि क्या अब छात्रों के मतलब सिलेक्शन रेट में इसलिए कमी आ गई, क्या छात्र पढ़ नहीं रहे प्रयागराज के? बोलना चाहूँगा सर, तो वो बताया ना कि पहले चीज़ें ऐसी थी, अब बढ़ी। अब क्या हो गया, पहले यहीं से आता था तो लगता था कि ये बहुत लड़के हो गए, अब क्या है कि अब हर जगह लड़के हो रहे हैं। और प्लस पहले से चीज़ें घटी हैं। पहले क्या था कि हिंदी मीडियम का दबदबा होता था, आज ये चीज़ें कम हुई हैं। और हॉस्टल में क्या है कि हिंदी मीडियम लड़के ज़्यादा हैं। अब वो प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस इंटरव्यू कॉल हो नहीं पा रही है। और पहले उतना दिल्ली लोग जाते नहीं थे, यहीं पढ़ा करते थे। और थोड़ा हॉस्टल का कल्चर अब पहले से अब में काफ़ी बदलाव आया है। और हालांकि रिजल्ट अब की भी आ रहा है, मैं हॉस्टल का यूथ मेरा आया ना। ऐसे अन्य हॉस्टलों में देखिए अच्छी अच्छी पोस्ट लोग हुए हैं, SDM हुए, DOC हुए हैं। तो ऐसा रश्मि मैम भी यही यूनिवर्सिटी की छात्र हैं, वो भी SDM हुई। जी। तो ऐसे करके सर प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी, बेस बुक पढ़ी, फिर घटना चक्र पे गए, कैसे आपने इसको प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति कैसे करते थे अपनी आप? सर मैं शुरुआत में मैंने बताया कि मेरा पहले ही अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई में हो गया था। हालांकि उसके पहले मैंने कुछ तैयारियां जो की थी, मैंने बताया कि BSc करने क्रम में सीरियल्स पढ़ा करते तो मैं उनकी किताबें पढ़ लिया करता था। तो प्रीलिम्स जब देने गया तो हमारे 2 एक परिचित थे, उनका जो है सिलेक्शन जब हो गया तो उनसे मैंने पूछा क्या किया जाए। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में ही कहा कि आप घटना चक्र पढ़िए, पूर्वावलोकन। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप परीक्षावाणी पढ़ा करिए, और या घटना चक्र की एक तत्सार आती है, उसको आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स सब जानते हैं, घटना सार, घटना चक्र, 2 सोर्स पर्याप्त मुझे लगते हैं। हालांकि और चीज़ें आप पढ़ते हैं तो हो जाए, कोई बुराई नहीं है, और चीज़ें आप ज्ञान में बढ़ोतरी होंगी। और इसके अलावा जो है तो पिछले 2 साल के जो पेपर्स अभी आयोग द्वारा कंडक्ट किए गए हैं, पिछले 2 साल, जिसमें चाहे वो छोटा से छोटा एग्जाम क्यों ना हो, जिसमें GS आया हो और वो लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वो पेपर हुआ हो, तो उसको आप कोशिश करिए। मैंने यही किया। सिर्फ 2 साल का सर? मुझे लगता है वो ज़्यादा इसलिए ताकि लेटेस्ट की बात होगी ना, तो वो चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएं। हालांकि वो चीज़ें घटना चक्र में दी हैं, आप उसको पढ़ ही रहे, लेकिन ये थोड़ा जब लेटेस्ट चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आप वो गलत नहीं होंगी। आप प्रीलिम्स बाहर, कोई अच्छा लड़का प्रीलिम्स बाहर होता है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिपीट क्वेश्चन गलत करना। मैंने भी गलती की, मेरा भी नहीं हुआ। बिल्कुल। सर जानना चाहेंगे कि एक सबसे बड़ा इशू होता है CSET, और आप 4 बार से मेंस भी दे रहे थे और अंतिम रूप से चयनित भी हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो आपका CSET को लेकर के क्या रणनीति रहती थी सर? सर CSET का जो है, शुरू में तो बहुत अच्छा दोस्त रहा हमारा। हाँ, पिछली साल में CSET फेल हो गया था। अच्छा। 2021 में। अच्छा। और 2022 में भी मैं CSET फेल था, 31 क्वेश्चन थे हमारे। हमने आपत्ति दर्ज की और प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर गया। और उसके बाद देखिए अंतिम परिणाम भी आ गया जो है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स या टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो आप CSET को अच्छे से पढ़िए, हल्के में ना लीजिए। हल्के में मैंने लिया था और परिणाम मैंने बताया कि 2021 में GS में अच्छे मार्क्स हमारे हैं, लेकिन CSET फेल, कोई मतलब निकला नहीं। तो आप CSET को इग्नोर मत करिए। अगर सर आपने आपत्ति नहीं की होती तो 1-2 प्रश्नों से तो फिर अंतिम चयन ये नहीं देखने को मिलता। अब हो सकता, संभव है, हाँ, हो सकता है कि वो सबके लिए बढ़ाया गया हो, लेकिन मैंने किया था, मैं बता रहा हूँ सर, जो है सोर्सेज के साथ। जी सर, अब हम आते हैं मुख्य परीक्षा पे। एक चीज़ सर मैं और बोलना चाहूँगा, प्रीलिम्स के लिए सर जो है CSET तो हो गया। जैसे आपका मैथ बैकग्राउंड है तो आप, मुझे नहीं लगता बहुत ज़रूरी है CSET पढ़ना अभी जो वर्तमान में आता रहा है, क्योंकि इसमें मैथ की संख्या पर्याप्त होती है, रीजनिंग पर्याप्त मात्रा में आती है, इंग्लिश भी ठीक ठाक होती है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका CSET नहीं रुकने वाला। आपको 33 क्वेश्चन लाने होते हैं, और जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उसके साथ समस्याएँ होती है। मैथ उसको आती नहीं है, रीजनिंग भी वो मिस्टेक कर जाता है, इंग्लिश आप कहानी जान ही रहे हैं, और हिंदी गलती से कर गया। मेरा इसलिए 12वीं तो मैं हिंदी गलत कर गया, आत्ममुक्तक चक्कर में मुझे लगा कि हिंदी क्या पूछेगा, और ऐसा पूछे बाहर हो गए। तो हिंदी कम से कम आप जरूर पढ़ लीजिए। अब हिंदी अगर मुझे लगता है नहीं गलत करेंगे तो आपका प्रीलिम्स रुकने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है जो। सर अब आते हैं मुख्य परीक्षा पे, कि मुख्य परीक्षा के लिए आपने GS 1st, 2nd, 3rd, 4th, हाँ, इसके पहले सर जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सभी ऑप्शनल हट चुका है, अब आपका क्या राय है इसको लेकर के, इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? सर मेरी बहुत सकारात्मक राय इसके प्रति जो है, ये बहुत ही अच्छा कदम है, और मैं भी इसका भुक्त हो ही रहा हूँ। हमारे कई अजीज मित्र हैं, वो बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाई, या इंटरव्यू कॉल हुई तो कुछ नंबरों से बाहर होते रहे हैं। उनको ऑप्शन में बहुत कम नंबर मिले, अप्रत्याशित नंबर मिलते हैं, कभी जितना नहीं सोचेंगे उससे ज़्यादा मिल जाएगा, कभी जितना सोचेंगे उससे कम मिल जाएगा।
तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम सरकार द्वारा उठाया गया। अच्छा, आयोग की तरफ। आयोग की तरफ। सर जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक साथ में ही आप बताइएगा, और साथ ही में फोर्थ पेपर में जो एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, एथिक्स का जो पेपर है, इसको लेकर के आपने कैसे तैयारी करी थी, इसके विषय में डिस्कस करिएगा, और कहाँ से आपने इसका पूरा कंटेंट वगैरह इकट्ठा किया था। देखिए सर, एथिक्स की कोई विशेष किताब तो किताबें बहुत मार्केट में हैं, लेकिन एथिक्स सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आप व्यक्तिगत जीवन में जो आप सीखे हैं, परिवार के, समाज के स्तर या विद्यालय स्तर पे, वही चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ें अप्लाई करनी है, वही काम आती हैं। अब ईमानदारी क्या है आपको नहीं पता क्या? पता है। कि बस उसी चीज़ को हम भाषाई रूप कैसे दें, यही सीखना होता है। बाकी ईमानदारी तो हम जानते हैं, बचपन से बताया जा रहा है कि ईमानदार होना अच्छा है, तो वही तो पूछ रहा है ईमानदारी क्या होती है, तटस्थता क्या होती है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, हम जान रहे हैं। समस्याएं क्या आती है, उसकी परिभाषाएं जब लिखनी होंगी तो भाषाई रूप जब देना होता है तो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं जानता कि आप कितना समझदार हैं। वो बस आपकी कॉपी देखेगा, आप परिभाषाएं अच्छे से लिखें तो नंबर देगा। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा, हर उत्तर में कोशिश करिए एथिक्स के उदाहरण जरूर देने का प्रयास करिए। उदाहरण का बहुत बड़ा रोल है, और कोशिश करिए उसका कलेक्ट, कहीं अखबार पढ़ रहे हैं वहाँ से उठा लीजिए। आपके दैनिक जीवन कोई घटना घट रही है उसको आप जोड़ दीजिए, कोई भी घटना हो, वैश्विक लेवल पे कोई हो, तो आप उसको कलेक्ट करिए, उसको कहीं न कहीं यूज करने का प्रयास किया करिए। ये फोर्थ पेपर के लिए सर आप फोर्थ पेपर के लिए सर। अच्छा सर, फर्स्ट पेपर के लिए आपने कैसे क्लियर किया था? सारे कंटेंट वगैरह कहाँ से प्राप्त करें? फर्स्ट पेपर सर जो है उसमें ज़्यादा कोचिंग से बनाए कि ऐसा कुछ? सर कोचिंग का सर मैंने कोई सोच नहीं पड़ा था। मैंने देखा था घटना चक्र की स्पेशल आती है मेंस के लिए, उससे मैंने काफ़ी मदद ली, और कुछ एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें मैंने, कुछ टॉपिक मैंने पढ़ा था वहाँ से, और कुछ टेक्स्ट बुक के कुछ पार्ट मैंने पढ़ रखे थे। जैसे कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही, मैंने टेक्स्ट बुक की मदद ली, और इतने से मेरा हो गया, और मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अच्छा सर, प्रीवियस ईयर पेपर इसमें आपने सॉल्व किया था मेंस के लिए? नहीं किया, कोई पेपर नहीं। अच्छा, हाँ, लेकिन टेस्ट मैंने 60+ टेस्ट दिए हैं मेंस के लिए। अच्छा। टेस्ट मैंने पूरा लिखा है। और मैं सभी से कहना चाहूँगा कि टेस्ट आप लिखिए, बिना टेस्ट के असंभव नहीं कहूँगा, मुश्किल बहुत है, और आपका हो भी जाएगा तो अच्छी रैंक आप नहीं पाने वाले हैं। तो इसलिए टेस्ट आप जरूर लिखिए, और मैंने किया है, और मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। जी सर। सर सेकंड, जीएस सेकंड और थर्ड के लिए आपने कौन कौन सी बुक का यूज़? सर थर्ड के लिए तो मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा, और तो थोड़ा साइंस समझने में मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई, बेसिक्स मुझे मालूम थी, और बाकी चीज़ें जो थी उसको कभी मैगजीन आ रही तो उसमें करंट इशूज वगैरह दिया रहा था, उसके माध्यम से ज़्यादातर इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह है, तो उस चीज़ें आप देखें करंट के ही ज़्यादातर सवाल वहाँ से उठाए जाते हैं। उग्रवाद क्या है, नक्सलवाद क्या है, आप डेली अखबार में पढ़ रहे हैं, मैगजीन में अक्सर लेख वगैरह आता रहा है, आप वहाँ से उस टॉपिक उठा लीजिए। पॉइंट आउट, जैसे आपकी बार में बताऊँ, एक क्वेश्चन आया था मेंस में, अग्निपथ योजना से क्या समझते हैं, और घटना चक्र की 2 महीने की एक करंट आती है मैगजीन, 2 महीने की, उसमें लेख के तौर पे के बारे में दिया था। तो मैंने क्या किया, उसको जो है एक शॉर्ट नोट बना लिया था उसी समय फ्लो चार्ट के रूप में। अब वो फ्लो चार्ट जब मैं बनाया तो मेरे दिमाग में छपा था, और वही क्वेश्चन सामने आ गया, और जब वो क्वेश्चन आ गया हूबहू मैंने उठा के वही लिख दिया, एकदम हूबहू। मुझे याद था, मुझे सोचने की जरूरत पड़ी ही नहीं। एक सवाल और था, रसिया यूक्रेन वार, उसमें भी मैंने बना रखा था, लेटेस्ट है तो मुझे लगा आना चाहिए, आया। मैंने फिगर सहित उसको बना रखा था, पूरा ड्राफ्ट फ्लो चार्ट के साथ, मैंने उठा के वही रख दिया। तो कुछ चीज़ें आप खुद से सोचने मतलब प्रयास करिए, अपने आप चीज़ें हो जाती हैं। खुद भी इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है, और कोशिश करिए कि 60 नोट्स जरूर बनाएं। 60 नोट्स मैंने बनाया था सर, मेंस का मैंने 60 नोट्स बनाया है, और प्रीलिम्स का भी 60 नोट बनाया है। मैं प्रीलिम्स का भी जो है जब से 60 नोट बनाया, मुझे लगता है मैं 10 दिन पढ़ लेता हूँ, तो मुझे लगता है मैं पूरा पढ़ लिया। इतना कॉन्फिडेंस आता है, प्री जल्दी रुकता नहीं है। और 60 नोट्स आप जरूर बनाइए, और प्रीलिम्स की, घटना चक्र की, जिसकी भी 60 नोट जरूर बनाइए। एक्स्ट्रा चीज़ें आप जरूर नहीं लिखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि हमारे मुख में कितने दांत हैं, नहीं लिखने की जरूरत, आपको पता है, लेकिन कुछ कठिन चीज़ें जो आपको लगता है भूल जाएंगे, तो उसको बना लीजिए आप जो है। सर अब आएंगे सर इंटरव्यू में, फाइनल रूप से जाने से पहले मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? जी। मैं 2-3 जगह दिया था। अच्छा सर, मॉक इंटरव्यू का बेनिफिट भी होता है? देखिए, निसंदेह जो चीज़ें आप कभी नहीं किए हैं, अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको स्वाभाविक लाभ होता है। हालांकि एक मॉक की डिमेरिट सबसे बड़ी मुझे जो लगी, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, अगले को नहीं बता सकता, ये कि उसमें डिमेरिट का मतलब ये कि वहाँ अक्सर जैसे पैनल ठीक है तो ठीक है, कई बार लगता है कि क्या है कि वहाँ हमारे शिक्षक जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो बैठते हैं,
तो एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपकी ज्ञान नॉलेज टेस्ट करने लगते हैं, जबकि इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं ना, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है। और नॉलेज टेस्ट करने के चक्कर में होता क्या, आपसे 4 सवाल पूछे, आप नहीं बता पाए, तो आपको लगेगा यार मेरा कुछ तैयार ही नहीं है, हो गए ना, तो डिमोरलाइज हो गए आप। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मौका करिए आप, और लेकिन वहाँ जो सवाल पूछे यार आपको आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, कोई बात नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं वो सवाल आपके अगले मतलब इंटरव्यू में पूछा जाए, तो इंटरव्यू जो है कोई हुआ तो है नहीं, पहले मेरे लिए था, अब जब से दिया हूँ अब यही लगता है कि अगर आप 20 मिनट एक सभ्यता मैनर के साथ अगर वहाँ पेशेंस के साथ बात करते हैं पैनल के सामने, तो मुझे लगता है इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। सर आपने बहुत कीमती समय दिया इंटरव्यू को भी लेकर के। सर एक लास्ट प्रश्न अब आपसे करना चाहेंगे कि सोशल मीडिया तो आप बिल्कुल यूज, हमें जहाँ तक पता है, बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आज भी आपके पास एक छोटा मोबाइल है, तो ऐसा क्यों सर? इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं सर? सर सोशल मीडिया मैं पहले बहुत चलाता था, अभी भी चला रहा हूँ, हालांकि मैं पिछले 3 साल से स्मार्टफोन नहीं यूज कर रहा हूँ, 3 साल से मैं स्मार्टफोन से बहुत दूर हूँ। पिछले साल मैं पीजी कर रहा था, उसमें मुझे टैबलेट मिल गया था राज्य सरकार की तरफ से, तो उसमें मैंने अकाउंट खोल रखा है, बीच बीच में खोल लेता हूँ, वाईफाई सिम नहीं लगाया मैंने, वाईफाई पाता हूँ तो सिम लगाऊंगा तो फिर मैं ये लगता है कि 1.5 GB डाटा ख़त्म करना है, नहीं रहता तो टेंशन नहीं रहती, तो देख लेता हूँ, उसके लाभ भी हैं। सर आज अपना मोबाइल आज भी दिखा दें, कितने साल तक से आप यही मोबाइल यूज कर रहे हैं और ये कितना बड़ा सर यही मोबाइल है। दोस्तों देख सकते हैं कि सर ये मोबाइल पिछले कितने साल से यूज कर सकते हैं, और मैं समझ सकता हूं कि कितना माइंड इनका फ्रेश रहता होगा, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल है मेरा दिमाग तो आधा डिस्टर्ब रहता है इन सब चीज़ों से। स्क्रीन गायब है, स्क्रीन भी गायब है सर के मोबाइल की। फिलहाल आपको भी जरूरी नहीं इस प्रकार से रहे, लेकिन ये एक प्रकार से समझिए दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता होगा सर का। हाँ। मुझे मज़ा आता है सर, इसलिए मैं रखता हूँ। मैं नहीं कहूँगा आप मत रखिए, मेरी तरह रहिए, वो मेरी पसंद है। मुझे हालांकि मैं 2012-13 से स्मार्टफोन चलाता था, बाद में जो स्मार्टफोन से मोह ख़त्म हो गया, और हालांकि भविष्य में लूँगा मैं, और अभी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, ज़रूरत पड़ती है तो भाई हमारे हैं, सिस्टर हमारी है, दोस्त हैं, मैं उनसे मदद ले लेता हूँ, और इतना कोई ज़रूरत हमें पड़ने वाली नहीं है। बाकी हम थोड़ा सा किताबों भरोसा ज़्यादा रखते हैं, इंटरनेट पे उतना हमें आनंद नहीं आता, हालांकि कई लोग इंटरनेट से पढ़ के IAS बन रहे हैं, लेकिन हम जो है थोड़ा टेक्स्ट बुक पे भरोसा रखते हैं। थोड़ा स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक लाइन है ना कि वेदों की तरफ लौटो, तो मैं यही कहूँगा कि किताबों की तरफ लौटो, है ना, तो किताबें मुझे लगता है कि ज़्यादा आनंद देती है सर। बिल्कुल सर, हमारे कुछ कम शब्दों में, हमारे जो व्यूअर्स इनके लिए कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन आपकी तरफ से हो जाएगा। सर मोटिवेशन तो यही है कि सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा सर कि आप लगे रहिए, 100% होगा, आज नहीं तो कल आपका होना ही होना है, और ये विश्वास बना के रखिए आप। और 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। हमारे लोग के साथ क्या होगा, थोड़ा सा हमने गलतियाँ की, कोई बताने वाला था नहीं, किसी ने बताया हमने माना नहीं, तो बार बार देते रहे, गलतियाँ सुधारते रहे। अब की बार देखिए परिणाम सामने आया है, तो अगर कोई भी तैयारी करने वाला है, अगर वो ईमानदारी से तैयारी करता है और सही गाइडेंस में, तो मुझे लगता है 2 अटेम्प्ट पर्याप्त है उसके लिए, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर वो ईमानदारी से तैयारी करता तो। सबसे बड़ी मैंने शब्द बोला ईमानदारी कहने में छोटा है, ईमानदारी करने का मतलब होता है ना, कई चीज़ों का है पूरा, 5 शब्द नहीं, उसमें बहुत चीज़ें समाहित हैं। ईमानदारी का मतलब यही है ना, आप फालतू घूम रहे हैं तो ईमानदार नहीं रह गए ना अपने प्रति, तो आपको ईमानदार में ये भी शामिल है। तो ईमानदारी का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ईमानदारी से तैयारी आप करते हैं, 100% आपका रिजल्ट आएगा। मेरा आया है, आपका आएगा। मैं आप ही जैसा हूँ, बिल्कुल सामान्य परिवार से सर, और कोई हुआ नहीं है। और मुझे शुरू में लगता था पहले कि यार बड़ी चीज़ होती है, अब हो गया, अब लग ही नहीं रहा कुछ हुआ हूँ, एकदम सामान्य चीज़ें हैं। हालांकि इतनी बस बदली है, पहले 5 फ़ोन आते थे, अब 550 फ़ोन आ रहे हैं, बस अंतर इतने आया है, बाकी कुछ नहीं, सब चीज़ें वही हैं सर जो है। चलिए सर, आपने बहुत ही कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपका भी धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप सर जो है, धन्यवाद सर। शुभकामनाएं देता हूँ आप ऐसा करें, और आग्रह भी करता हूँ इससे बेहतर करने का प्रयास करें। इससे कई बच्चे सीख रहे हैं, हमने भी सीखा है सर, और मुझे लगता है कि आपका भी सहयोग उसमें रहेगा। सर आपको भी भविष्य के लिए और आने वाले अभी एग्जाम PCS 23 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं चैनल की तरफ से कि इस बार आप SDM सर जरूर बन रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी कोशिश करेंगे, निराश नहीं करेंगे सर आपको जो है। धन्यवाद सर। और
आप को ही इंटरव्यू दूंगा सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, शुभकामनाएं दीजिए सर जो है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और रणभर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर विजिट कर लीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे PCS 2021 के SDM, डिप्टी SP, नायब तहसीलदार, बहुत ढेर सारे अधिकारी, साथ ही PCS 2022 के अंतिम रूप से चयनित सभी अधिकारियों को वहाँ पे जोड़ करके, जो भी अधिकारी हमारे साथ जुड़ेंगे वहाँ पे जोड़ करके निःशुल्क रूप से आप सभी लोगों के लिए आने वाले भविष्य में 23, 24, 25 के लिए जो भी सिविल सर्विस की एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कार्य करवाए जाते रहेंगे बीच बीच में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।